तो अमन, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। पूरे पटेल ट्यूटोरियल परिवार की तरफ से बधाई। लिखा भी हुआ है प्राइड ऑफ पटेल ट्यूटोरियल्स। तो पटेल ट्यूटोरियल के डायरेक्टर्स की तरफ से ये बधाई थोड़ी लंबी जाएगी। पटेल ट्यूटोरियल के टीचर्स की तरफ से, पटेल ट्यूटोरियल्स के जितने हमारे मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य हैं उनकी तरफ से, पटेल ट्यूटोरियल की सोशल मीडिया टीम, पटेल ट्यूटोरियल की आईटी टीम, पटेल ट्यूटोरियल में जितने आपके क्लास के जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, क्लास असिस्टेंट जिनको अपन क्लास अटेंडर्स कहते हैं, वो भी आपका ध्यान रखते हैं। उन सब की तरफ से, पार्किंग वालों की तरफ से, लाइब्रेरी वालों की तरफ से, यानी एक पूरा परिवार आपकी सफलता का जश्न मनाता है। मैं पहले भी कहता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको चयनित होकर के। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अमन, छत्तीसगढ़ में 20वां रैंक ला करके आप कमिश्नर के पोस्ट पर आए हैं। पूरे पटेल ट्यूटोरियल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लिखा भी है प्राइड ऑफ पटेल ट्यूटोरियल्स। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। पटेल ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर्स के ग्रुप की तरफ से, पटेल ट्यूटोरियल्स के सारे टीचर्स की तरफ से, पटेल ट्यूटोरियल के मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से, पटेल ट्यूटोरियल की आईटी टीम, पटेल ट्यूटोरियल की सोशल मीडिया टीम, आपको क्लास में हमेशा सहयोग करने वाले क्लास अटेंडेंट, क्लास कोऑर्डिनेटर, वहां से लेकर पार्किंग तक के लोग, लाइब्रेरी के लोग, सब आज बहुत खुश हैं। क्योंकि जब संस्थान में कोई सफलता आती है, कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो सबकी खुशी का दिन होता है। आप सबके लिए मिठाई भी लाए। आपको बहुत बहुत बधाई पूरे कोचिंग की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके लिए मैं पटेल ट्यूटोरियल और पूरे समस्त टीम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर, जो ये मैंने सफलता हासिल की है, तो उसमें जो आधार का कार्य किया है सर, उसमें पटेल ट्यूटोरियल की भूमिका रही है। और कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो सर, मैं यहाँ पे गोविंद से आशा मैं अपना जो लक्ष्य है उनको मान रहा हूँ। जैसे मुझे छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा है, उसमें पोस्ट लेना था, वो मेरे लिए गोविंद था। तो गोविंद तक मुझे पहुँचाने में जिसने भूमिका निभाई है, वे है पटेल ट्यूटोरियल के जितने भी टीचर, खासकर सर आप, तिवारी सर, दीक्षित सर, और श्रीकांत सर। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही सर। तो इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। तो अभी तो प्रारंभिक परीक्षा का समय नजदीक है जी। आपसे लंबी चर्चा होगी, पर सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, 1 से 1.5 महीना बच रहा है जी पीएससी प्री में। आपने प्री भी 2 बार 3 बार उत्तीर्ण की, फिर आप मेंस में सफल हुए, फिर आप इंटरव्यू तक गए। पर अभी जो बच्चे हैं वो 1.5 महीने की हड़बड़ाहट में हैं। तो चर्चा का पहला पॉइंट ही हम ये रखना चाहेंगे कि इतने, जब तैयारी के 2 हिस्से होते हैं, एक लगातार विद्यार्थी पढ़ते रहता है और एक वो लास्ट मोमेंट में जब हड़बड़ाता है, तो आप स्वयं इसे कैसे फेस करते थे? हाँ सर, जैसे कि सीजीपीएससी परीक्षा सर राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, और ये स्वाभाविक है सर कि डर सबके भीतर रहता है। और ये मेरे अंदर भी था सर। जब हम लोग लास्ट खासकर 2 महीना है ना, तो इसमें बहुत डर लगता था। लेकिन ये है सर, जैसे लगातार हम लोग अभ्यास करते हैं ना, तो हर चीज़ सरल हो जाती है। तो इसके लिए सर मैं एक रणनीति तैयार किया था। इसके लिए मैं उल्टा, जैसे 60 दिन मान लो एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो उसके लिए मैं एक एक दिन कम करते हुए अपना रणनीति तैयार करता था, ताकि जो लक्ष्य है वो मेरे लिए सरल हो जाए। और सर, इसमें जो है पढ़ाई को ना मैं 2 चरणों में बाँट देता था। एक है शॉर्ट टर्म, 1 दिन का टारगेट मेरा क्या-क्या रहेगा आज का पढ़ने का, उसमें सीजी में, जीएस में या सीसेट में वो टारगेट रखता था। और एक है लॉन्ग टर्म, जिसमें मुझे सब्जेक्ट वाइज़ की ज्योग्राफी में इतना है कि पॉलिटी है और अन्य सब्जेक्ट है ना, तो ऐसे में उसको वितरण किया था सर। और साथ ही साथ अगर हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इस तरह रहा सर, मैं कहूँगा इसमें। ठीक है, मतलब आप 1 महीने पहले हड़बड़ाए नहीं, है ना? नए विद्यार्थियों क्योंकि को सर जो आप यहाँ पे संदेश देना चाहेंगे? हाँ, और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम लोग क्या है, घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। बिल्कुल। और जब बच्चा शुरुआत करता है, जी। पीएससी की तैयारी करने की शुरुआत करता है, जी। तो उसका अपना टाइम टेबल क्या होना चाहिए? हर विद्यार्थी हमसे क्लास में पूछते रहते हैं। मेरे अनुसार तो कोई विशेष टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति अलग-अलग बनाता है। आपका टाइम टेबल कैसा था प्री के समय और मेंस के समय? हाँ, जी सर। तो सबसे पहले सर, जैसे हम लोग शुरुआती दौर में जब हम लोग पीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो ज्ञान का स्तर है या हमारा नॉलेज लेवल है वो कम रहता है सर। तो उसमें पहले हम लोग सीखने पर जोर देते हैं, जितना ज़्यादा हो सके टीचर से सीखें,
उसके बाद जैसे हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, तो उसके उसके बाद जो कम से कम जो 7 से 8 घंटे का वो नियमित रेगुलर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करते थे। तो सर मेरा शेड्यूल यही था कि सुबह 7 से 12 लाइब्रेरी में समय व्यतीत करता था, फिर दोपहर का समय रेस्ट का था, फिर शाम को वही 3 से 4 घंटा। तो इस तरह तो सर ये मैंने आपका तो कोचिंग के बाद वाला समय रहा हाँ, होगा। और जिस सत्र में आपने यहाँ प्री और मेंस की तैयारी की रही जी। होगी, उस समय तो बहुत ज्यादा समय हाँ, कोचिंग में बीतता रहा हाँ, तो होगा। उस समय सर मैं बता रहा हूँ मेरा जो यहाँ का जो सिलसिला है पढ़ाई का 2021 दिसंबर 1 दिसंबर मुझे अभी भी याद है, 1 दिसंबर 2021 को मैं यहाँ आया था। तो उस समय क्रैश कोर्स था और सुबह लगभग 7 बजे के आस-पास क्लास लगती थी। सुबह 7 बजे से लेकर लगभग ढाई से 3 बज जाता था हमारे क्लास तक। तो उस दौरान तो पूरा क्लासेस में ही रहता था, फिर 2 घंटा घर जाकर आराम करता था, फिर शाम को लगभग 6 बजे से पुनः जो यहाँ क्लास में जो मुख्य रूप से पढ़ाए जाते थे, उनको मैं पढ़ता था और लगभग उसके बाद 4 से 5 घंटे। अच्छा, एक चीज आप और मुझसे चर्चा में बता रहे थे, जी। 60 दिन आपका क्लास का कुछ आप बताना चाहते थे, क्या वो मुख्य परीक्षा का था ना? हाँ, मुख्य तो परीक्षा। उसको आप विद्यार्थियों को विशेष रूप से बताना चाह रहे थे। जी। कोचिंग के आपके 60 दिन, जी, जी। जहां आपकी शुरुआत हुई हाँ, थी हाँ। जी, दर्शन शास्त्र या जी। समाज शास्त्र जैसे कुछ विषयों से, हाँ, हाँ। क्या बताना चाह रहे थे आप? हाँ, सर मैं इसमें ये बताना चाहूँगा जैसे मैंने पहले तो मेरा प्री बहुत अच्छा गया था उस समय। 2021 का प्री जो था सबसे कठिन पेपरों में से एक था और उसमें मेरा मार्क्स आ रहा था 90 के आस-पास लगभग-लगभग। तो मैं पूरी तरह आस-पास था कि मेरा जो प्रीलिम्स से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये यहीं से पटेल ट्यूटोरियल से ही क्रैश कोर्स से जॉइन किया और ये क्लास जो है 21 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। तो सर इस दौरान मैंने खासकर जो मेंस के लिए जो क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सीखा हूँ। और खासकर दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, हिंदी, तो इसका सर मुझे रणनीति जो है यहीं से पता चला कि एग्ज़ाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। और जियोग्राफ़ी है, पेपर 7 जियोग्राफ़ी के लिए पटेल सर का जो स्ट्रक्चर वाला है कि हम लोग अगर हम कोई भी सब्जेक्ट है, उसका हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो हम कैसे आंसर राइटिंग फ्रेम कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ दीक्षित सर के मार्गदर्शन में पेपर 7 में अधिक से अधिक मार्क्स कैसे लाया जा सकता है, वो चीज़ मैंने सीखा सर। और मैं ये बताना चाहूँगा सर जैसे उस समय जैसे आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ, तो कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी हुआ। जैसे दर्शन शास्त्र है, मुझे याद है उस समय आपने 15 सेशन ही रखे थे दर्शन शास्त्र के। क्रैश लेकिन कोर्स था हाँ, इसलिए हाँ। कम रखा गया हाँ, ना? 15 तो उसमें 15 में ही मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो उसके लिए मैं क्या करता था जैसे आपने उस समय गाइड किया था सर कि आप बोलते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो देख कर आइए और प्रैक्टिस करिए आंसर लेखन का अभ्यास कीजिए। तो मैंने वही काम किया सर। जैसे आप आज मान लो मुझे सांख्य दर्शन पढ़ना है, तो सांख्य दर्शन के विगत 2012 से जितने भी प्रश्न आए थे, तो वो मैं कॉपी में अलग से कॉपी बनाया था, वो कॉपी में लिखते गया और फिर क्वेश्चन देके आया सर, फिर आप पढ़ाते थे, वो पूरे समझ आ गए, फिर घर जाकर उसका आंसर राइटिंग करता था। तो यही सिलसिला सर लगातार 15 से 17 दिन दर्शन शास्त्र में रहा और समाज शास्त्र में। और उसके बाद जैसे ही दर्शन शास्त्र कंप्लीट हुआ, फिर लैंग्वेज शुरू हुआ सर। तो लैंग्वेज में भी आप हमेशा जो प्रीवियस ईयर पे जोर देते थे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न और और हमारा जो सिलेबस है, वे सर हमारे दर्पण होते हैं। आईने हाँ, की तरह आईने की कार्य तरह। करते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्योंकि हम अपने को देखना है कि हम किस स्थिति में हैं, इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना और पाठ्यक्रम को देखना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप उस समय मुझे अभी भी याद है कि आप दोनों को साथ रखते थे। एक तो सिलेबस रहता था आपके हाथों में और दूसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो उसको आप क्लास में भी कराते थे सर। तो इस तरह से सर जो मेरा जो पूरी तैयारी है, खासकर पेपर 6 है और लैंग्वेज, तो इसमें सर आपकी प्रमुख भूमिका रही है सर। हाँ, एक्चुअली मैं आपसे प्रश्न इसलिए भी कर रहा था, बाकी जी, विद्यार्थियों से मैंने दर्शन समाज शास्त्र पर कम प्रश्न जी, पूछे। जी, आपने एक वर्ष पेपर 6 में 131 अंक पाया जी, और जी, आप रिटर्न के सेकंड टॉपर थे। जी, और अभी चूंकि मार्क्स काफी मतलब गंभीरता से जांचते हुए और थोड़े से पिछले वर्षों की तुलना में कम दिए गए हैं। जी, इस बार भी आपने पेपर 6 में 98 पाया, जो कि टॉपर्स के मार्क्स के जी, करीब है। जी, जी। तो आपको दर्शन शास्त्र जैसा विषय, जिसे कठिन विषय माना जाता है, हाँ, हाँ। ये आपको कैसे इतने मार्क्स दिलाते आया है? हाँ, सर इसमें मैं कहूँगा सर इसमें सर आपका जो मार्गदर्शन सर वो बहुत विशेष रहा है। क्योंकि आपने ही सिखाया सर कि जो है हमें जो पढ़ाई है एग्ज़ाम निकालने के लिए करना है, ना कि हमें विद्वान बनने के लिए। हाँ, दोनों हाँ, होता है। हाँ, हाँ। क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग ये कर जाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एग्ज़ाम के डिमांड को भूलकर उसके डेप्थ में चले जाते हैं कि और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बल्कि
आपने मुझे एक प्रसंग भी उस समय एक दृष्टांत है वो बताया था कि शुरू-शुरू में जब दर्शन शास्त्र के लिए हम लोग प्रोफ़ेसर है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बहुत विद्वान-विद्वान लाए, लेकिन उनसे बच्चे लोग समझ नहीं पा रहे थे दरअसल। तो फिर चेंज करके मैंने पढ़ाना पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ये मैंने समझा सर कि आप जो पढ़ाते थे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स के हैं 8 है और 15 के हैं। तो ओवरऑल अगर 17 क्वेश्चन आ रहे हैं दर्शन शास्त्र के, तो उसमें आप देखेंगे सर कि लगभग 13 क्वेश्चन ऐसा है कि आपको 6 लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है। हुँ, तो हुँ। आपको पता होना चाहिए कि कम शब्दों में आपको किन-किन चीज़ों को शामिल करना है। तो सर आपका जो नोट्स है पिकासो पब्लिकेशन की, तो उसको सर मैंने फ़ॉलो किया। तो उसमें भारतीय दर्शन तो ठीक है, वो सभी को समझ आ जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न समझना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए मैंने किया सर उसमें जो कीवर्ड है, हुँ। खासकर वेस्टर्न के लिए, तो हर एक दार्शनिक का मैंने कीवर्ड तैयार कर लिया कि मान लो इससे क्वेश्चन आएगा तो ये 3-4 कीवर्ड है, इसको ही मेंशन करते हुए मुझे आंसर तैयार करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। लंबा जाएँगे तो चर्चा हाँ। बहुत लंबी हो जी, जाएगी, जी, जी। सब्जेक्ट ही अपना। जी। बात को मैं थोड़ा-सा बदलते हुए जी। एग्ज़ाम हॉल की एक रणनीति पर भी चर्चा करूँगा। जी। 4 दिनों की विशेष रणनीति, जी, जी सर। ये आपसे मैंने सुना भी और जी। हम लोग जब खुशबू का इंटरव्यू ले रहे थे, जी। उनको भी पोस्ट मिला, आप जान रहे हैं पिछला वीडियो, जी, तो जी। वहाँ पर सौरभ सर बोल रहे थे 4 दिनों की विशेष रणनीति। जी, जी। इसे सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। जी। पूरी तैयारी एक तरफ होती है और मेंस परीक्षा के 4 दिन एक तरफ होते हैं। जी। तो अमन ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या है मेंस परीक्षा का 4 दिन और जी। क्या उसकी विशेष रणनीति होनी चाहिए? सर इसके लिए मैं कहूँगा जैसे एक मैंने किताब पढ़ा था उसमें ये बहुत प्रसिद्ध एक स्टेटमेंट या एक छोटा स्टोरी है कि हमें जैसे पेड़ काटना है तो आड़ी धार करने वाला जो कुल्हाड़ी है उसको हम लोग को धार करना चाहिए। तो सेम यही है सर कि हम अगर एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे प्रथम ख़ासकर प्रथम प्रयास में मेरा मेंस नहीं होने का यही कारण था। जैसे कि मैं उस समय टेस्ट सीरीज़ दिला रहा था तो उसमें हमेशा मेरा नाम जो है टॉप 5 में रहता था। लेकिन मेन एग्ज़ाम में प्लानिंग नहीं होने के कारण पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने जितने भी गलतियाँ हैं अपनी गलतियाँ उनको सीखा। उसके उपरांत सेकंड जो प्रयास है उसमें मैंने जो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले का प्लानिंग किया और उसको भी जैसे अ, डिसाइड रहता है कि एक दिन लैंग्वेज पेपर 1 पेपर 2 सेकंड डे में 3-4 थर्ड में 5 और 6 और फोर्थ डे में पेपर 7 है। तो इसके लिए उल्टा चलते गया। जैसे 26 को मान लो मेरा एग्ज़ाम है तो उसके 2 दिन पहले लैंग्वेज और एसे पे के उसके पहले वाले दिन में डे 2 का, उसके पहले डे 3 का और फिर डे 4 अर्थात पेपर 7 का। तो इस तरह मैंने प्लानिंग किया था सर और मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था और मैंने ये प्रयोग पहले टेस्ट सीरीज़ में किया कि आप अगर ये 4 दिन का प्लानिंग जो है 4 दिन के पहले का प्लानिंग आप टेस्ट सीरीज़ जैसे हो रहा है यहाँ भी आयोजित होता है 4 दिन का टेस्ट सीरीज़, तो उसमें आप इसको प्रयास करके देख सकते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। हाँ, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, हुँ। मेंस परीक्षा में हुँ। 3 घंटे आप एक पेपर दोगे, फिर उसी दिन 3 घंटे हाँ, दूसरा पेपर दोगे। दूसरा पेपर। तो आपको लिखने की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए हाँ, हाँ, और आपके चीज़ें आपके हाँ। नज़रों से पहले से इतनी जी, अच्छे से गुज़र जानी जी। चाहिए कि वो 4 दिन आप पर भारी ना हाँ, और पड़ने हाँ, नहीं पाएँ। सर, इसमें और एक बात है सर, क्या है हम 4 दिन में क्योंकि सर अगर ओवरऑल सब्जेक्ट देखा जाए तो 21 से भी अधिक सब्जेक्ट हैं हुँ। और उसको हम लोग 4 दिन में समेकित नहीं कर सकते हैं। और ये है सर कि अगर 15 दिन हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लास्ट के जो 15 दिन एक-एक बार रिवाइज़ किए हैं और जो चीज़ आप भूल रहे हैं उसका हम सर एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे हर एक सब्जेक्ट का मैं 1-1 पेज का 1 से डेढ़ पेज का आप नोट्स तैयार कर लीजिए जो भूल रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो ये 15 दिन का जो प्लानिंग है लास्ट के 15 से 20 दिन का, ये महत्वपूर्ण रहता है सर। क्योंकि वो जो मैं लास्ट इस साल का नहीं सर लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है पेपर 5 और 6 के लिए जस्ट मैं 1 हफ्ता पढ़ा था, शनिवार को एग्ज़ाम शनिवार के 1 दिन पहले पिछला वाला हफ्ते में ये स्टडी किया था और मुझे सर थोड़ा-सा भी रुका नहीं मेरा पेन, जैसा मैं पढ़ा था वही चीज़ याद आदमी आ मेरे रहा अनुसार था। तो आदमी ट्रांस में चला हाँ, जाता है, हाँ, हाँ। चीज़ें आती हाँ, जाती हैं हाँ। और लिखते जाता हाँ, है। जैसे आपका मन है जो प्रज्ञा है उसमें छपा हुआ है और सर ये रहा हमारा 15 दिन पहले की तैयारी और उसके बाद मैं कहूँगा कि वो 4 दिन की है। तो सबसे पहले नींद प्रॉपर लेना है। मेरे ऐसे 2-3 मित्र हैं जो इस बार टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर नींद नहीं लेने के कारण या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर दिए, घबरा गए या पैनिक कर गए, इसी वजह से वो मेंस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो मैं कहूँगा कि उस समय नींद प्रॉपर लें और ये ना सोचें कि मेरा ये सब्जेक्ट छूटा है कि और पढ़ना बाकी है।
आप उसमें आप कूल एंड काम रहिए, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। हाँ, हाँ। एक बच्ची मेरे से चर्चा ही कर रही थी कि मैं पढ़ाई के समय इतना महत्व देती हूँ समय को जी। कि मैं खाना बंद कर देती हूँ। छोटी बच्ची थी, जी। फैमिली मेंबर्स ही हैं, अपने फादर के साथ मुझसे चर्चा कर रही थी, तो मैं फिर उसको उल्टा समझाया कि तुमको पढ़ाई को महत्व देना है, इसलिए खाने को भी महत्व देना पड़ेगा। अदरवाइज फिर क्या होगा, 3 दिन तो तुम खाना छोड़ के पढ़ लोगे, चौथे दिन फिर तुम्हारा जो एक खाना छोड़ना है वो पढ़ाई के लिए घातक हो जाएगा। हाँ। तो अच्छी बात है। और चर्चा को मैं एक तरफ और फिर हटा रहा हूँ। जी। मैं बात ही कर रहा था, मुझको भी एक नई बात पता चली। गांधी चौक में लोग परेशान तो रहते हैं, ये पूरा कोचिंग का हब है ना? तो यहाँ 2 कारण से लोग परेशान होते हैं। एक तो अलग-अलग प्रकार के लोग, अलग-अलग प्रकार के मार्गदर्शक, भ्रम जाल, और एक होता है कि कोई बच्चा बाहर से आता है, बिलासपुर की चकाचौंध उसको क्या कर लेती है, अपने में घेर लेती है। तो मुझे आपसे सुनते हुए मिला कि आपने पहली पिक्चर कौन सी देखी बता रहे थे आप? 12th फेल है। 12th फेल, जो काफी चर्चित पिक्चर है, वो आपकी जीवन की पहली पिक्चर थी। तो आप समझिएगा, लेकिन बावजूद इसके ये गाने सुनने के बहुत शौकीन रहे और इनका इंटरव्यू का शुरुआत गानों से ही हुआ था। तो इसको थोड़ा विस्तार से बताइएगा, दोनों म्यूजिक का आपके लाइफ में क्या महत्व है और मूवी से आप कैसे हटे, और तीसरा इसी प्रश्न का पूरक प्रश्न रहेगा कि बिलासपुर में जो बच्चा नया नया आया रहता है, अपने आप को संभाले कैसे? जी। सर सबसे पहले मैं जो दूसरा वाला पक्ष है ना कि बिलासपुर में विद्यार्थियों को कैसे रहना चाहिए, तो सबसे पहले सर एक कविता है, छत्तीसगढ़ी कविता, अरुण निगम जी का। जी, तो उनका एक है, बहुत अच्छा लाइन है सर। कहते हैं कि कहाँ है तो रद्दा, कहाँ है ठिकाना, त जाना कहाँ, जान ले फिर जाना। मने मा जगे जोत ओला जगा ले, अरे हौसला ला तय संगी बना ले। चले जा अकेला चले जा, बसा ले विधाता ला छाती कलेजा, बसा ले विधाता ला छाती कलेजा। तो सर जैसे इसमें कहा गया है कि सबसे पहले आपका रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको पहले जान लो, फिर आप अपने जो मार्ग है उस पे आगे बढ़ो। और तो मैं यही कहूँगा कि आपके लक्ष्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है, एक उच्चतम दर्जे का होना चाहिए, ताकि यहाँ की जो चकाचौंध है और जितने भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, वो उसको प्रभावित ना कर पाए। हाँ, सबसे जैसे सर ये होता है कि जीवन जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं बल्कि वो पैरेलल चलता है, समानांतर चलता है। मैं कहूँगा कि जो प्राथमिकता है पढ़ाई की प्राथमिकता, पढ़ाई को आप पहले प्राथमिकता में रहिए। ठीक है, मनोरंजन भी ज़रूरी है, तो आप वीकेंड में 1 दिन या थोड़ा समय निकाल सकते हैं। आप दिन भर भी पढ़ नहीं सकते, तो या दिन में कुछ समय आप मनोरंजन के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से मनोरंजन में या फिर यहाँ की चकाचौंध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और सर जैसे कि आपने कहा जो मेरा फर्स्ट मूवी है 12th फेल था, तो सर मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, बल्कि जो गाने सुनने वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं जितने भी खासकर मोबाइल में स्पॉटिफ़ाई हो गया, जियो सावन है, या फिर यूट्यूब के माध्यम से गाने सुनता हूँ सर, तो वो जो है सर वो मुझे रिफ्रेश करता है। और साथ ही साथ जो मेरा जो प्रोडक्टिविटी है, पढ़ाई का प्रोडक्टिविटी, उसको बढ़ा देता है सर। तो इसलिए मैं गाने सुनना पसंद करता हूँ। और एक और क्या प्रश्न था? मतलब ये क्या है, आपका इंटरव्यू का शुरुआत हुआ सरस्वती चंद्र के गाने से। बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ये है यंग बैच के, और इनसे पूछा गया सरस्वती चंद्र मूवी का गाना, क्योंकि गाना सुनना इनकी हॉबी थी। हाँ, तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा मेरा। जैसे ही मैं बोर्ड में गया, मुझे रीता सांडिल्य मैम की बोर्ड थी, और हुआ ये कि जैसे इंटर किया तो मैम अपना परिचय बताने बोले, तो मैंने अपना परिचय बताया कि मैं अमन साहू बेमेतरा के नांदघाट अंतर्गत गांव मेहना का रहने वाला हूं, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बिलासपुर से पूरा किया, और अभी मैं वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। फिर तुरंत उसने जो काउंटर प्रश्न किए कि आपका हॉबी गाना सुनना है, क्या होता है ये सब गाना वाना सुनना, कोई हॉबी है, ऐसा व्यंग्यात्मक रूप से मुझे बोले। फिर जस्ट सेकंड प्रश्न भी किए कि कैसे गाना सुनते हैं आप, तो मैंने बताया कि मैम मुझे 80 और 90 के जो गाने हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैम जो है 60 के गाने, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि 1962 या 64 की मूवी सरस्वती चंद्र, जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है, उनके ऊपर लिखा गया है, तो उनके गाने बताइए। तो उसका जो फेमस गीत था, वो मूवी दरअसल मैंने हाल ही में देखा था, उसी समय कुछ दिन पहले ही देखा था, तो मुझे उसके सभी गाने और स्टोरी पूरे पता था। तो सबसे पहला गाना है जो बहुत फेमस है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।
तो इस गाने से बताया तो और सेकंड में जो इसका जो सार गीत है इस मूवी का, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये ये मुनासिब मुनासिब नहीं नहीं आदमी आदमी के के लिए, लिए। ठीक। प्यार से भी ज़रूरी बहुत काम है, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो ये सेकंड गाना था सर। इसके बाद चंदन सा बदन, चंचल चितवन, तो ऐसे ही उसमें का 3 से 4 गाने बताए, फिर और अन्य मूवी के भी गाने पूछे सर। ठीक, तो आपकी मूवी के गानों का सुनना और जी, उसमें से फिर आपने जी। जो गानों की कुछ व्याख्या भी की होगी या सुन करके ही बोर्ड हाँ, आपसे पसंद रहा? बस कुछ-कुछ लाइनें बताए सर, उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य में चला गया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन मैंने बीए किया है और हुँ। मेरा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से। तो फिर सर इंटरव्यू में हिंदी साहित्यकार के नाम पूछे कि छत्तीसगढ़ से प्रमुख हिंदी साहित्यकार कौन-कौन हैं? और फिर कुछ छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन था और कुछ सर मेरे गाँव के बारे में पूछे कि आपका गाँव कैसा है? और अपनी गाँव की विशेषताएँ बताइए। और साथ-साथ पूछे कि आपके गाँव के गौटिया कौन हैं? ये हुँ, भी प्रश्न किए, तो बताया कि सर महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण हैं। हुँ, तो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण ही गाँव के गौटिया क्यों हैं? फिर प्रश्न किए, हुँ, तो इसका जवाब भी मैंने दिया सर। हुँ, और कुछ-कुछ यहाँ की जो कुप्रथाएँ हैं, हुँ, सामाजिक कुप्रथा, टोनी प्रथा, तो उन पर बोले कि आप विश्वास करते हैं या नहीं? तो सर मैंने इसका जवाब दिया कि टोनी प्रथा जो है एक सामाजिक बुराई है, जो महिलाओं के सामाजिक विकास में बाधक होते हैं सर। और वर्तमान समय है, विज्ञान है, तर्क का समय है, तो सर इसमें विज्ञान और तर्क में अंधविश्वास का कहीं भी स्थान नहीं है। और महिलाओं की जो समावेशी विकास है, समग्र विकास के लिए हमें अंधविश्वास मुक्त समाज का निर्माण आवश्यक है। इसलिए सर मैं व्यक्तिगत रूप से टोनी प्रथा को विश्वास नहीं करता हूँ। मतलब आपका इंटरव्यू आपको संतुष्ट किया। जी, आपने अंक भी बहुत अच्छे अर्जित किए। जी, आपको पिछले इंटरव्यू में 45 मिले थे आउट ऑफ 150 150 जी, और मतलब उससे उसकी तुलना में इस बार जब आप इंटरव्यू में गए तो आपको 100 में 66 मिला। जी, जी, मतलब आपके इंटरव्यू में आपने प्रदर्शन बहुत अच्छा जी, किया, जी, मेंस में आपने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया, जी, तब जाकर के आप 20वां रैंक प्राप्त कर सके, जी, टॉपर्स के आप सूची में आए। जी, तो हम आपसे एक और चर्चा में बात लाना चाहेंगे जो आप और मैं ही पूछ रहे थे। हम दोनों के मतों में अंतर आ रहा था। जी, जी, मेरा कहना था कि कोचिंग में वैसे अधिकांश लोग कहते हैं कि आप एक लक्ष्य रखें, जी, जी, पर मेरे सामने एक प्रश्न और आता है कि कोचिंग में जो हाँ, बच्चे आते हैं, उनमें से बहुत बच्चों के पास आर्थिक संकट जी, रहता है जी, और पीएससी की तैयारी करते-करते यदि वो वन डे एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, जी, तो उनकी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है, फिर वो पीएससी की तैयारी कर सकते जी, हैं। जी, और आपका कहना था कि नहीं, एक लक्ष्य ही रखा जाए। हाँ, तो इस बारे में बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? बड़े भ्रम की स्थिति रहती है। हाँ, प्री मेंस और इंटरव्यू तक का जी, एक लंबा धैर्य हाँ। और एक तरफ वन डे एग्ज़ाम का व्यापम। हाँ, तो सर मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे हमारा जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसके अनुसार अगर मुझे आर्थिक समस्या है, तो उसके लिए सर सबसे पहले मुझे जल्द से जल्द पोस्ट लेने के लिए सर वन डे एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना चाहिए। एक साथ आप 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट ना करें। यहाँ पे पहले आप वन डे एग्ज़ाम अच्छे से दे लीजिए, वो अगर क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद पीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जिनको आर्थिक संकट आर्थिक है संकट और है। जिनको आर्थिक संकट नहीं हाँ, हो। वो अच्छा, और एक मुद्दा ये भी तो है, हाँ, यदि आपने पीएससी की तैयारी शुरू कर ली, जी। तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू हो जाती है खुद ब खुद। हाँ, 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 जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। हाँ, लेकिन सर मेंस थोड़ा-सा डेडिकेशन माँगता है सर, हाँ, वहाँ मेंस वहाँ माँगता हाँ, है। मेंस अगर प्री क्योंकि बार-बार प्री हो जाता है लेकिन मेंस रुक जाता है। हुँ, तो या फिर ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर थोड़ा-सा 2 साल तो दे सकते हैं, डेढ़ साल खासकर तो डेढ़ हाँ, साल देना शुरुआती चाहिए। हाँ, बिल्कुल, 2 शुरुआती साल यदि आप हाँ, बिल्कुल इस फील्ड में एकाग्रता से दे सकते हैं, तो जी, मेरा भी कहना है हाँ, दीजिए। हाँ, और जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहते हैं, जी, फिर उनके लिए हाँ। दूसरे विकल्प खुलते हाँ, हैं। हाँ, तो यही सर कि अगर हम एक निश्चित समय दे रहे हैं ना, तो आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और एक होता है सर जैसे हम लोग कुछ समय जैसे 2 साल अगर पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम में बैठे, आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन क्या है शुरुआत में ही हम 1 महीना पढ़ाई किए नहीं होता है और बहुत सारे एग्ज़ाम दिलाने लग जाते हैं। तो वही हमको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। पहले एक टारगेट को अच्छे से आप निर्धारित कीजिए और एक समय होने के बाद जैसे आप 2 साल का तैयारी आपका हो चुका है, उसके बाद आप अन्य एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। हुँ, जी, कुछ बातें और करते हैं, जी, जैसे सेल्फ डाउट की स्थिति आती है, जी, जी, बच्चों में अक्सर आती है। जी, एक बार वो प्री निकाले, मेंस में रुक गए हाँ, या इंटरव्यू से वापस आ गए, जी, फिर उनको लगने लगता है मेरे में ही कमी है, मेरे में ही कमी है। हम लोगों के पास भी आते हाँ, रहते हैं, हाँ, बार-बार पूछते हैं, सर मुझ में क्या कमी है? जी, आखिर बताइए। आप हाँ, भी कभी इस तनाव से गुज़रे, जी, तो नए विद्यार्थियों को आप समझाइएगा कि कैसे अपना मनोबल ऊपर रखें और कैसे सेल्फ डाउट से वो बाहर आएँ? हाँ।
जैसे सर मेरा ये तीसरा प्रयास था सर। तीसरा प्रयास में मुझे असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी प्राप्त हुआ है। इससे पहले पहले प्रयास में मेरा मेंस क्लियर नहीं होता, सेकंड में इंटरव्यू। तो सर वहाँ पे आता है कि मेरा ही कमी है कि कहीं मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ या अन्य प्रकार से आता है सर कि डाउट जो है, सेल्फ डाउट, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन सर अगर हम अपने ऊपर संदेह करने लग जाएँगे तो ये सही नहीं है। जैसे मैं जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न दिया गया है सर। तो उसमें त्रिरत्न में कहा गया है, पहले तो राइट फेथ कहा गया है उसमें। राइट फेथ मतलब सम्यक विश्वास, और दूसरा है राइट नॉलेज, और तीसरा है राइट कंडक्ट, उचित आचरण। तो उसमें सर प्रथम चरण में ही कहा गया कि आपको विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास रखना है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति विश्वास रखना है, और आपके जितने भी मार्गदर्शक है, मेंटोर है, उनके प्रति विश्वास रखना होगा। तो जो ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और इसके लिए आपको जब तक आपका आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो हम क्रैक कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सर विश्वास, अपने ऊपर संदेह करना ही नहीं है। हाँ, जहाँ अब इसमें हाँ, इस चर्चा का हाँ, देखिए, इस चर्चा का सार तो निकल रहा है। जी, जैसे आपने मेंस में आंसर राइटिंग की, जी, जी, और आंसर राइटिंग एक व्यवस्थित तकनीक होती है जी, जहां पर शब्द सीमा में लिखना रहता है। हाँ, अभी एक विद्यार्थी ने अपने मेंस की कॉपी मुझको व्हाट्सएप की है जी, कि इसमें मुझको कमियां बताइए। जी, तो मैंने देखा उसे, तो उसको कुछ टेक्निकली कुछ कमी लग रही, वो चीजों को स्पष्ट तरीके से नहीं लिख पा रहा है। जी, जी, मैं उसके साथ बैठूंगा, उसको समझाऊंगा, प्रॉपर ऐसे ऐसे आपको लिखना है। जी, तो यहाँ आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ सकती है। जी, लेकिन आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जी, मैं कमियों का पुतला हूं, तो गलत होगा। और दूसरा एक बात और है कि मार्गदर्शक भी चुने तो आपको ये स्पष्ट रहना चाहिए कि उसके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन सही है कि नहीं। हाँ, हाँ, विद्यार्थी यहाँ पर भी बड़े भ्रम में रहता है। वो हाँ, कैसे जानेगा कि ये मुझको सही तकनीक बता रहे हैं मेंस में लिखने का ये टीचर, मैं इस पे फेथ करूं या ना करूं, हाँ, इसमें वो कैसे पाराएगा? हाँ, हाँ, जी, जी सर। एक कबीरदास जी का सर एक दोहा भी है, मैं पूरा भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि जाके गुर भी अंधला चेहरा हम्म। खड़ा निरंत, अंधा अंधे ही ठेलिया दोनों को पड़न। तो यही है सर कि अगर हम दिग्भ्रमित है या फिर जो एग्जाम की डिमांड को न समझकर कुछ भी अगर सजेस्ट कर रहा है सर, तो ऐसे मार्गदर्शक से हमें बचना चाहिए। तो सर इसके लिए ये है सर कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, उनका हम मार्गदर्शन लें। जैसे मेरे सीनियर थे पीयूष तिवारी सर, तो वे भी यहीं से आपके साथ ही हाँ, यही दीक्षित सर के पटेल साथ ही ट्यूटोरियल से ट्यूटोरियल यहाँ से पढ़े पढ़े हैं। थे। तो मैंने उनसे सजेशन लिया सर, परामर्श लिया कि कहाँ जाकर मुझे तैयारी करना चाहिए। तो उन्होंने पटेल ट्यूटोरियल की सलाह दी। और तो यही है सर, मैं कहूँगा जितने भी विद्यार्थी हैं अपने सीनियर्स हैं, उनसे पूछे कि कहाँ जाना उचित रहेगा। तो इससे आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। हाँ, ठीक जी, है। जी, और तो अब तो मैं ज़्यादा चर्चा करना छोड़ दिया। चर्चा का एक बिंदु ये भी आता है कि हम जी, लोग कैसे लोग हैं कि जी, हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, वो आपका फ़ोटो ले आए हैं, तो कहीं से खोज करके लाए हैं कि आप यहाँ पढ़ते थे पहले? ये भी नहीं, क्लियर कर दें। नहीं, दुनिया हाँ, इतने भ्रम में जी चुकी है हाँ, हाँ, कि उनको लगते रहता है कि हर कोई क्या कर रहा है, यहाँ पर एक मायाजाल फैला रहा है। हाँ, इस मायाजाल को भी हमको तोड़ने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना प्रयास करना चाहिए, चाहिए। ताकि एक बच्चा है, मेरा तो एकदम एकदम स्पष्ट मत है। जी, एक बच्चा अपने घर से आता है, वो फीस के पैसे लेकर के आता है, रहने खाने पे उसके खर्चे होते हैं, और यदि वो सही तरीके से उन पैसों को उपयोग नहीं कर सका, हुँ, तो उसके करियर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। इसलिए जी, कोचिंग चलाना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी और हाँ, जवाबदारी जी, का जी, काम है। ये एक व्यवसाय की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता। नहीं सर, पर फिर भी इस पर भी व्यवसाय का क्या लग चुका है, एक टैक्स, हाँ, टैग तो लग ही हुँ, चुका है। हमको खुद बहुत ज़्यादा क्या होती है, पीड़ा होती है। तो जी, आप इस बारे में बिल्कुल खुलकर विद्यार्थियों को बताएँ, क्या करना चाहिए उनको, क्या उनकी सोच होनी चाहिए, और कैसे वे किसी श्रेष्ठ संस्था का चुनाव कर सकते हाँ। हैं? जी सर, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा सर, जैसे कि जैसे मेरा जो पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि है सर, तो उसमें सर मार्गदर्शन की मुख्य रूप से कमी होती है सर। तो मैंने यहाँ बिलासपुर में आने के बाद ग्रेजुएशन के दौरान मैंने बहुत भटकाव हुआ है सर कि पहले कभी यूपीएससी का पढ़ाई करता, कभी सीजीपीएससी का, तो इसमें हमेशा दुविधा की स्थिति रहती थी। तो लास्ट में अंततः जो है ना, मैंने अपने सीनियर से पूछा और उन्होंने यहाँ पटेल ट्यूटोरियल की सलाह दिया। तो इसके लिए सर, क्योंकि दर्शन जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, और बिना मार्गदर्शन के आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई ही नहीं कर सकते। और मार्गदर्शन ही क्यों? जैसे हम लोग मकान या कोई भी एक घर का निर्माण करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं,
तो उसमें बेस की ज़रूरत होती है। अगर हम बिना बेस के अगर हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो जल्दी ढह जाएगी, या हम उस पर जो और स्ट्रॉन्ग जितना बनाया जा सकता था उसको नहीं बना सकते। इसलिए सर जो आधार निर्माण का कार्य है वो कोचिंग संस्थाएं करती है। ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग करते करते एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन ये है कि आप कोचिंग में जो चीज़ पढ़े हैं वे आपको जो आगे आपका जो बिल्डिंग है या फिर आपकी जो पढ़ाई है या जो पोस्ट लेना है उसके मार्ग को प्रशस्त करती है सर। तो बिल्कुल। आधार निर्माण में कोचिंग संस्थान की प्रमुख भूमिका रहती होती है। है। गांधी चौक करके एक नावल की भी चर्चा जी, हो रही थी, जी। जैसे नीलोत्पल मृणाल का उपन्यास डार्क डार्क हॉर्स हॉर्स। पूरे जी, भारत में जाना गया। जी। तो वैसे ही आप गांधी चौक के राइटर कौन हैं, उस उपन्यास को पढ़ करके हाँ। आपने क्या सीखा, और सुसाइडल टेंडेंसी जो लोगों में आ जाती है, जी, जी। वो कैसे लोगों को उससे बाहर निकलने में उपन्यास प्रेरित करता है, अच्छे से बताइए। हाँ। जी सर, मेरे मित्र हैं सर, उन्होंने सजेशन किया कि गांधी चौक जो है, यही खासकर बिलासपुर की जो गांधी चौक में पीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनके जीवन के बारे में उसमें वर्णित है। तो उनकी सलाह पर मैंने ये बुक पढ़ा, और एक ही रीड पे, जैसे ये लगभग ये 150 पेज का है किताब, तो लगभग 4-5 घंटे सिटिंग करके एक ही बार में मैंने पूरा पढ़ा। तो सर ये जो है 3 या 4 जो एस्पिरेंट है यहाँ के, बिलासपुर के ही, उन पर ये आधारित है, और उनकी 4-5 स्टोरी है, अपनी-अपनी कहानी है। तो उसको उसमें बयाँ की गई है सर, और इसमें 2-3 चीज़ सीखने को मिला है। एक तो पेशेंस सर, जैसे पीएससी है तो पीएससी का जो स्टार्टिंग है पेशेंस से ही है, तो उसमें धैर्य कैसा रखा जाए, तो धैर्य की, तो उसमें भीष्म सिंह नाम का कैरेक्टर रहता है, तो वो वे जो है लगातार 10 वर्ष हो जा रहे थे तैयारी करते, लेकिन और इस दौरान उन्होंने 5 बार इंटरव्यू भी दिया रहता है। और ये जो कहानी है सर 2003-4 का पृष्ठभूमि है, डॉक्टर कश्यप द्वारा लिखा गया किताब है। पढ़ना चाहिए हाँ, सभी बच्चों हाँ, को, सभी बच्चों आपके को अनुसार। पढ़ना चाहिए। तो डार्क हॉर्स भी हाँ, पढ़ें, गांधी चौक भी पढ़ें। तो इसमें ना यही बताया गया था कि पेशेंस, तो जो भीष्म सिंह जी थे, तो वे लास्ट में 5 बार इंटरव्यू दिला चुके थे, लेकिन जैसे ही समाज के द्वारा उनको उत्पीड़ित किया गया है, सामाजिक दबाव के कारण, या उनके मित्र मंडली है, पॉजिटिव मित्र मंडली नहीं मिलने के कारण, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और लास्ट अटेम्प्ट रहता है, उसमें उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहता है। तो उसको सेल्फ, जैसे आपने अभी कहा सर, सेल्फ डाउट, तो वो सेल्फ डाउट आकर कमरे के अंदर आके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और लास्ट में सुसाइड कर लेता है। और उसके जो अंत्येष्टि के लिए जैसे ही उनको उनके गाँव में ले जाया जाता है, जस्ट उसकी अंत्येष्टि करके वापस आ रहे होते हैं, तो उस समय इंटरनेट या इस अन्य सोर्स का ज़माना नहीं था सर, तो पेपर में ही रिजल्ट का पता चलता था। तो जैसे ही मेन पृष्ठ में छपा हुआ था कि भीष्म सिंह जी जो है वो डिप्टी कलेक्टर हैं, तो यहाँ पे हमको धैर्य की परीक्षा है, तो इसलिए हमको धैर्य बनाए रखना है। और उसमें सर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि, जिनका खास, जैसे आपने आर्थिक समस्या, तो उनका कोई भी प्रकार का आर्थिक बैकग्राउंड सबल नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ रहकर विभिन्न समस्याओं को सहते हुए उन्होंने लगातार निरंतर 4 से 5 वर्ष स्टडी करने के बाद उन्होंने नायब तहसीलदार का पोस्ट लिया। और गांधी चौक अपने आप में, जी हाँ, जब आप तैयारी कर रहे हैं तब भी गांधी चौक उतना जी, ही फेमस है हाँ, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। जी, जब मैं पढ़ता था तब भी गांधी जी, चौक फेमस है, और मेरे से पहले से भी हाँ, और भी हमारे सीनियर टीचर्स हाँ, लोग पढ़ाते थे, जी, जिनसे हम लोगों ने पढ़ना सीखा, तब भी गांधी चौक गांधी फेमस था। एक प्रकार से गांधी चौक हमारा हाँ, दिल्ली का हाँ, जो मुखर्जी नगर है, जी, तो उससे हम उसकी तुलना करते ही रहते हैं, और है भी वहां पर, यहाँ पर ऐसा माहौल। हाँ, तो आप गांधी चौक में हाँ, रहे, जी सर। कहाँ पर रहना होता था नहीं, आपका, दयालबंद में? नहीं सर, मैं गांधी चौक कोचिंग के समय आता कोचिंग था। के समय आते मेरा थे। जो है सर अभी रहना नूतन चौक, नूतन कॉलोनी ठीक के है, पास नूतन है, कॉलोनी समझ लेकिन ये गए। ऐसा सर गांधी चौक से जुड़ा ही हुआ बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, जो तैयारी जी, करेगा वो जुड़ेगा ही, कोचिंग जी, सेंटर सब यहाँ पर है। हाँ, हाँ, तो चर्चा तो और भी लंबी जा सकती है। जी, आप अपने मन से, या तो 2 मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, या तो आप पेपर 1 से पेपर 7 तक जो कुछ बताना चाहें जी, तैयारी को लेकर बता सकते हैं, जी, या फिर अपने जीवन से जुड़े जिन व्यक्तियों के बारे में आप बताना चाहें वो बता सकते हैं, या दोनों पे बोलना चाहें तो भी बताएं, फिर इंटरव्यू को जी, समेकित करेंगे। जी, जी सर। तो सबसे पहले सर मैं थोड़ा-सा अपना जीवन परिचय बताना चाहूँगा। मैं जो है बेमेतरा जिले के नानघाट तहसील अंतर्गत ग्राम मेहना है सर, वहाँ का रहने वाला हूँ। कौन सा काम बता रहे हैं? ग्राम मेहना। मेहना। हाँ, नानघाट के पास गाँव मेहना है सर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा है सर, जो स्कूलिंग है मेरा 3 चरणों में हुआ है। तो पहली से लेकर जो चौथी तक शिक्षा है, गाँव की जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पूरा हुआ है सर। और उसके उपरांत जो 5वीं से 8वीं तक के स्कूलिंग है, सरस्वती शिशु मंदिर संबलपुर से पूरा हुआ है सर।
उसके बाद सर मैंने 9 to 12 है मयूर शिशु मंदिर भाटापारा से पूरा किया। और सर इसी दौरान जब मैं स्कूल में था, खासकर 11th-12th में, तो उसी साल जो हमारे नवागढ़ क्षेत्र से, नवागढ़ उसमें नवागढ़ ब्लॉक तहसील आता था, तो उसमें हिमांचल साहू जी थे, शायद 2015 या 16 पीएससी में टॉप किए थे। और उससे पहले सूरज साहू जी थे, उन्होंने भी टॉप किया। और जहाँ मैं रहता था भाटापारा में, तो वहाँ की जो सुभाष पारा है वहाँ के, तो 3 डिप्टी कलेक्टर्स थे, एक मनीष साहू जी थे और चेतन साहू और एक हितेश्वरी बाघे मैम। तो 3 जने जब सुभाष वार्ड से निकल सकते हैं तो ये मोटिवेशन है कि मैं भी तैयारी कर सकता हूँ। और उस मोहल्ले में रहते हुए तो मैंने 12वीं से मन बना लिया था कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसके बाद जस्ट मैंने जैसे मेरा स्कूलिंग हुआ, और सर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मेरा हमेशा लगभग 90 प्लस मार्क्स थे। तो उसी दौरान मैंने एक बार रीड किया कि सिलेबस क्या है सीजीपीएससी का, तो मैंने देखा कि ये तो मैक्सिमम जो 10th और 12th की ही सिलेबस है। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मेरा 12वीं तक मैथ्स हो चुका है, अब बीए में शिफ्ट करना चाहिए। ग्रेजुएशन एक नॉर्मल प्राइवेट किया, और इसी दौरान मैंने कुछ सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, तो वहाँ से सर प्री भी क्लियर हुआ, और लेकिन मेंस रुक गया था। तो ये मेरा स्कूलिंग का दौर था। तो हाँ, मैं अपना पृष्ठभूमि बता रहा था सर, तो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो ये यहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ। और सर अब मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, पापा जी जो है ग्राम पंचायत सचिव हैं, और साथ ही साथ कृषि कार्य भी करते हैं। तो इस तरह से सर जो मेरा पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है, कृषक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और मम्मी जी जो है वो गृहिणी है। और सर और ये कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी कोई भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है ना, तो इसके लिए आपको आधार होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके परिवार की ओर से, और एक है आपकी मित्र मंडली। तो ये दोनों आपके जो लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं। तो हमेशा जैसे मैं सर यहाँ 2018 में बिलासपुर आया, तो उस समय से मैंने लक्ष्य बना लिया था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, कि सीजीपीएससी में बड़े पोस्ट को हासिल करना है। तो हमेशा सर पापा और मम्मी दोनों हमेशा मुझे प्रोत्साहित किए कि नहीं बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, घर तरफ को आपको चिंता करना ही नहीं है। और मुझे खासकर पारिवारिक दायित्व है या पारिवारिक कार्य है, इससे हमेशा विमुक्त रखें कि नहीं, आपको घर तरफ का चिंता नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। तो इसके लिए मैं मेरे जो मम्मी और पापा हैं, दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर मेरा छोटा भाई है आशीष, वो भी शुरू से मेरे ही साथ है, खासकर मैं कहूँगा 5th क्लास से हम दोनों साथी हैं, और आज भी साथ ही में हैं। और वो अभी जस्ट उनका बीटेक पूरा हुआ है, और वो भी अभी सिविल सर्विस का स्टार्ट किया है। तो सर वो छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा राह से भटक रहा हूँ, तो वो तुरंत मुझे टोकता है कि नहीं भैया, कि आप यहाँ पे आप सही नहीं कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा चेंज करो और इसको आप थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई तरीके से काम करो। तो मुझे थोड़ा-सा मार्गदर्शन में ना मेरा छोटा भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका भी प्रमुख भूमिका है। बिल्कुल। और मेरी दीदी और जीजा जी हैं। हाँ, तो वे हमेशा, वो भी यहीं बिलासपुर में ही रहते हैं। वो हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई, आपका हो जाएगा, आप शुरू से ब्रिलिएंट हैं, आपने पहली से लेकर जो कॉलेज तक आपने टॉप किया है, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। और यहाँ जो बिलासपुर में रहने के दौरान जो एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, वो मुझे अपने दीदी और जीजा जी हैं, उनके माध्यम से मिला है। तो इसके लिए अपने छोटा भाई आशीष, अपनी दीदी और जीजा जी सभी का मैं आभारी रहूँगा, और उनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो सर ये था मेरा जो लक्ष्य प्राप्ति में जो पारिवारिक सपोर्ट है सर, उसमें मैं कहना चाहूँगा सर। और एक है सर एग्ज़ाम के लिए सर एक माहौल कहूँगा। एक जैसे कहा भी गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी जी ने सुंदर सा लाइन कहा है, तो मैं वही कहूँगा कि आपको अगर आपका जो संगति है वो सही है, तो आप बहुत आगे तक जाएँगे। तो इसी तारतम्य में मैं कहना चाहूँगा सर कि शुरू से ही जितने भी भगवान श्री राम जी की कृपा ही है कि मुझे अच्छे मित्र मिले हैं, और उनका हमेशा मार्गदर्शन रहा है। जैसे मैंने अपना 3 प्रयास दिया है, तो पहले प्रयास में कृपेन तिवारी जी थे, और वो अभी
सहायक संचालक हैं। हमारे कोचिंग से ही आप दोनों हाँ, एक ही बेंच पे हाँ, एक ही आजू-बाजू बैठा बैठा करते करते थे, थे। नीचे वाले हाल में। जी, जी। और सेकंड प्रयास में सुमित केसरवानी जी है, अभी अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी हैं। बिल्कुल। और तीसरे प्रयास में शुभांगी गुप्ता जी थी और वे अभी नायब तहसीलदार के पद में चयनित हुए हैं। तो ये जो 3 अटेम्प्ट है सर, तो तीनों अटेम्प्ट में खासकर मेरा जो तैयारी कराने में ये सभी मेरे जितने मित्र हैं ना, उनका प्रमुख भूमिका रहा है। और ये रहा सर, और इसके अलावा सर और मेरे और बहुत सारे मित्र जैसे खाली हूँ, तो वे हमेशा जो जामुन की भूमिका है कि हाँ, आप में जो तुम्हारी हाँ, शक्ति का एहसास हाँ, कराते होंगे। शक्ति का एहसास कराने के लिए मेरे और बहुत सारे मित्र मंडली जो बार-बार मुझे प्रोत्साहित करते कि नहीं भाई आप में ये काबिलियत है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सर मैं दोनों कहूँगा कि आपका जो सही गलत है इसका ज्ञान कराने के लिए एक तो नो डाउट कि पारिवारिक सपोर्ट होता ही है, कि साथ-साथ एक अच्छा आपका एक मित्र मंडली होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जी। एक और बात हो रही थी, न्याय दर्शन का आपने उत्तर लिखा हाँ, था। हाँ। मतलब मेरे विद्यार्थियों से अक्सर चर्चा होते रहती है जी, कि मैं कई विद्यार्थियों का सब बोल चुका हूँ। जी, उनकी कॉपी दिखा कर के मैंने क्लास में भी कहा कि ये टॉप करेगा। फिर एक आध बार वो मेंस में रुक गए, फिर वास्तव में वो फिर हाँ, टॉप 10 में आए। हाँ, तो आपकी कॉपी थी न्याय दर्शन जी, का आपने उत्तर लिखा जी, था। तो उसको देख कर के मैंने आपको कुछ कहा था। जी। मैं खुद भूल गया। हाँ, हाँ। आप नहीं, अभी नहीं, बता मुझे रहे थे याद है मुझको। सर वो जो था शायद तक तीसरा क्लास था फ़िलॉसफ़ी का। हुँ, तो उसमें आपने न्याय दर्शन से संबंधित प्रमा या प्रमा ही था। प्रमा या हाँ, अप्रमा। अप्रमा, तो उनका आंसर लिखने के लिए, क्योंकि सर दर्शन में देखते हैं कि लिखने के लिए बहुत सारा स्कोप रहता है, और लेकिन हम कैसे एक उपयुक्त आंसर लिखें, उचित आंसर लिखें, ये कठिन हो जाता है। तो जैसे ही मेरा जो राइटिंग भी ठीक था और जो वाक्य विन्यास था बहुत शानदार था। तो उस पर सधा आपने हुआ वाक्य हाँ, सधा विन्यास। हुआ है। तो आपने उसी समय कहा था बेटा आप पोस्ट ले लेंगे, बस आप एग्ज़ाम में जो प्रेशर है और समय प्रबंधन इसको आप अच्छे से कीजिएगा और आप पोस्ट अवश्य लेंगे। तो सर यही मुझे आपका जो विश्वास है सर, आपका विश्वास और आशीर्वाद यही रहा, और मुझे सर तीसरे प्रयास में हाँ, मैं ये हाँ, विद्यार्थियों को हाँ। बताना ही चाहूँगा कि मैं क्लास में जो बोलता हूँ उसके पीछे कोई ज्योतिषी या भविष्यवाणी वाली बात नहीं जी, रहती। फ़िलॉसफ़ी जैसा सब्जेक्ट, जी, और यदि आप उसको तीसरे लेक्चर में मतलब पहले सांख्य दर्शन हाँ, पढ़ेंगे, फिर न्याय दर्शन, उसके पहले दर्शन की पृष्ठभूमि, जी, तीसरे ही दिन कोई सटीक तरीके से लिख दे रहा है, जी, तो फिर वो तो पोस्ट पाएगा ही। जी, बस वो अपने आप में विश्वास कायम रखे, तो हाँ, आपका विश्वास आपको इस मुकाम तक पहुँचाया। हाँ, जी, आपको एक बार पूरे संस्थान की तरफ से फिर जी। से हम बधाई देते हैं। हाँ, और सर मैं और एक बात और कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की जो डिमांड है सर, उसको ज़रूर समझें सर, मैं बार-बार ये कहूँगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप वो जो 100 दिन में 100 दिन नहीं, जो 60 दिन है यहाँ मैंने मेंस का तैयारी किया, उसमें यही समझ आया कि आप कैसे आप सिलेबस को सामने रखते हुए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए, आपका आसानी से क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। जैसे अभी हाल ही में वीडियो देख रहा था सर नरेंद्र बताया ना आपको अभी हाल में? नरेंद्र देवांगन जिनका देवांगन जी पहले का, हाँ, पहले ही आप जस्ट ये कोचिंग करते हुए उसने एग्ज़ाम निकाला है, तो उसका बिल्कुल, साक्षात उदाहरण है सर। बिल्कुल। तो अगर सही ट्रैक है, सही मार्गदर्शन है, तो ये पहले ही अटेम्प्ट में हाँ, ही और क्लास संभव में है। हम लोग बोलते भी हाँ, दर्शन शास्त्र हाँ, पढ़ रहे हाँ। हैं, ठीक है, आपको सब्जेक्ट की समझ आए, जी, पर आपको दार्शनिक बनाना भी हमारा उद्देश्य नहीं नहीं है। है, हाँ, हाँ। लिटरेचर हिंदी पे जब मेरी चर्चा होती जी, है, जी। मुझको रोकना पड़ता है कि हाँ, भाई अभी आपको एसआई की परीक्षा निकलवानी है जी। या अभी आपका प्री क्लियर कराना है, हाँ, तो मैं वहीं तक रखूँगा हाँ, जिससे आपका पेपर हो। हाँ। थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ बताऊँगा ताकि जी, आपका समय हाँ, सब्जेक्ट के साथ क्या हो, एक जुड़ाव बढ़ते जुड़ाव। जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हाँ, तो और आवश्यक ही है। उसमें एक लिमिटेशन भी करना होगा सर कि हमको हाँ, ये सब्जेक्ट है तो इसको हम यहाँ जाकर हमको रोकना होगा। अगर उससे ऊपर आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, तो वो हुँ, कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो ये सब आप चीज़ें हैं। अद्भुत और खोजी प्रश्नों के पीछे परेशान मत हाँ, रहें, हाँ। दूसरों से अलग बनने का प्रयास हाँ, मत करें। हाँ। अक्सर बच्चे करते रहते हैं, हाँ, मेरा आंसर दूसरों से डिफरेंट होगा, जी, लेकिन आप सही, सटीक और जो पूछा जी, गया है, वो लिख देंगे, तो आप जी, पास हो जाएँगे। जी, ये जी। समझ पैदा होने में ही बहुत समय लग जाती है, हाँ, अनोखा करने का प्रयास ही हाँ, लोगों को क्या करते रहता है जी, सफलता से दूर ले जाता जी। है। और ये भी कहना चाहूँगा सर कि जो एग्ज़ाम है वो सरल प्रश्नों के निकलते हैं। आप अगर हुँ, सरल प्रश्नों में आप अगर गलतियाँ कर रहे हैं, तो ये आपको एग्ज़ाम से बाहर करती है। हुँ, अगर आप हुँ, कठिन प्रश्न है अगर वो ही गलत हो रहे हैं, तो वो आपका समस्या का विषय नहीं है, बल्कि आप जो बेसिक से क्वेश्चन है, वहाँ पे आप गलतियाँ ना करें। बिल्कुल। जी, जी। तो आपकी तरफ से बच्चों के लिए तो प्रेरणा का काम करेगा, जी, है ना? जी। चर्चा को यहीं विराम करते हैं। जी। आप कुछ और बोलना चाहते होंगे 1-2 हाँ। शब्द जी, नए विद्यार्थियों को प्रेरणा के लिए, जी। तो आप बोल सकते हैं। हाँ, जी सर। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हमने मेंस का और थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे, तो वो अभी अभी प्री का समय है,
मैं कहूँगा सर एक बार और आकर आपके साथ मेंस का विषयवार पेपर 1 कैसे करें, 2, 3, 4 जो पूरा 7 पेपर है, उसका एक बार और चर्चा करना चाहूँगा सर आपसे। बिल्कुल, तो आप और हम एक और चर्चा में मिलेंगे जी। जैसे ही फरवरी में हाँ, प्री हो का जाए, पेपर समाप्त होगा, समाप्त हो तो जाए। हमारा फिर उस चर्चा का मुद्दा ही रह जाएगा हाँ, हाँ। कि मेंस की तैयारी कैसे हाँ, करें। तो हाँ। आप याद दिलाइएगा, मैं भी आपको याद दिला जी, लूँगा। जी। तो आज की वार्ता को यहीं रोकते हाँ, हैं, सर आपको बधाई। एक और हाँ, मैं सर देना बताइए। चाहूँगा कि जैसे एग्ज़ाम सर बहुत पेशेंस वाला एग्ज़ाम है ना, मैं बार-बार कहूँगा कि विद्यार्थियों से, मेरे जितने भी छोटे भाई हैं और जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने सेल्फ डाउट लाना ही नहीं है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है और भगवान के ऊपर, क्योंकि हम लोग क्या है नास्तिक हो जाते हैं। दरअसल मैं भगवान श्री राम जी के ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ बस उन्हीं की बदौलत है। तो इसलिए आप हमेशा अपने ऊपर ही विश्वास रखना है, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा भी है कि आस्तिक वे नहीं हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, और आस्तिक वे हैं जो स्वयं पर विश्वास करते हैं। और सर हमने वेदांत में पढ़ा भी है, अ, जो अद्वैत वेदांत। हाँ, अद्वैत वेदांत में पढ़ा ही है कि ब्रह्म और जीव कोई अलग-अलग नहीं, दोनों एक ही तत्व है। तो इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, और आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं, मतलब यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हमारा जो आगे का जो प्रयास है ना, जो पूरे जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाता है। और विश्वास, सबसे पहले विश्वास रखिए, और दूसरा चीज़ है नॉलेज। तो ज्ञान हमेशा, मैं ये तीसरा या चौथा बार रिपीट हो रहा होगा, तो एक हर एक सब्जेक्ट का थ्रेशोल्ड नॉलेज होता है, एक न्यूनतम ज्ञान होता है ना, आप उसको आप अचीव कीजिए, सबसे पहले प्राप्त कीजिए। उसके बाद उसको आप संवर्धन करते रहिए, बढ़ाते रहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि हर एक सब्जेक्ट का एक न्यूनतम थ्रेशोल्ड नॉलेज होता है, वहाँ तक आप पहुँचने का प्रयास कीजिए, और आप एक अच्छी संगति में रहिए, और उसके बाद अपने जो आचरण है उसको सही रखिए। फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान है, और एक दिन आप सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम कर देना चाहता हूँ, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, प्रणाम। बिल्कुल, एक बार बधाई। खुश रहें, प्रसन्न रहें, है ना? और नए बच्चों के लिए ऐसे वीडियो बहुत प्रेरणा का काम देते हैं। इनकी बातों को समझिए, सीखिए। काफ़ी गंभीर बातें इनके द्वारा बताई गई है, मैं रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन वो एक रणनीति बनाने में आपके लिए हमेशा मददगार साबित होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।